आज की कहानी जापान की है और एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसके पास शायद एक आम इंसान से ज़्यादा काबिलियत थी और इन खूबियों का इस्तेमाल करके वो कई बार जेल की कड़ी सुरक्षा को चकमा देकर गायब भी हो गया था। कहानी शुरू होती है साल 1936 से। साल 1936 में जापान पुलिस ने एक 29 साल के शख्स को चोरी और एक आदमी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, लेकिन उसने गुनाह कबूल करने से मना कर दिया। उस आदमी का नाम था शिराटोरी। दरअसल शिराटोरी का जन्म 31 जुलाई 1907 को जापान के आओमोरी के छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में उसके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए घर की सारी जिम्मेवारी शिराटोरी के ऊपर आ गई थी। तो इसलिए उसने छोटी सी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उसने एक टोफू की दुकान पर काम किया, मगर बाद में वो मछुआरों के साथ केकड़े पकड़ने का काम करने लगा। लेकिन इन सब कामों में उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। लेकिन वो जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता था और इसी चाहत ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। उसने लोगों को लूटना और चोरी करना शुरू कर दिया और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी भी होती है। तो अभी तक मैंने आपको योशी शिराटोरी के जीवन के बारे में बताया। अब बारी है उसके आपराधिक जीवन के बारे में जानने की। दरअसल साल 1936 में एक गांव में लूटपाट होती है और उस लूटपाट में एक व्यक्ति मारा जाता है। तो लूटपाट के दौरान हुए कत्ल में जापान की पुलिस कातिल की तलाश में थी और इत्तेफाक से उन्हें शिराटोरी मिल जाता है, क्योंकि वो एक चोर और लुटेरा था और पुलिस उसे पकड़कर आओमोरी जेल में डाल देती है। लेकिन शिराटोरी कहता है कि मैंने ना तो कोई लूटपाट की है और ना ही मैंने किसी का कत्ल किया है। शिराटोरी ने वो कत्ल नहीं किया था, फिर भी उसे वहां पर रखा जाता है। आओमोरी जेल में शिराटोरी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। उसे वहां पर मारा पीटा जाता है और इसलिए शिराटोरी वहां से रोज मार खाकर और रोज गालियां सुनकर तंग आ चुका था। इसलिए उसने वहां से हमेशा हमेशा के लिए भागने का प्लान बनाया, क्योंकि उसने कोई कत्ल नहीं किया था, उसे सिर्फ झूठे केस में फंसाया गया था। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं इस गुनाह के लिए सजा क्यों भुगतूं जो मैंने किया ही नहीं है। कुछ महीनों तक वो जेल के गार्ड्स के पहरा देने के तरीके को नोटिस करता रहा और उसे पता चला कि गार्ड्स को पहरा देते हैं। तो उसने देखा कि गार्ड्स के पहरा देने के बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है। तो उसने उसी 15 मिनट में भागने की योजना बनाई। तो उसने नहाने के लिए जो बाल्टी जेल की ओर से दी गई थी उसको लिया और उसमें लगी बाल्टी की तार को निकाल दिया और उसी तार से उसने ताले को खोल दिया। तो शिराटोरी ने भागने से पहले अपने बिस्तर के नीचे फ्लोर बोर्ड लगा दिया, ताकि अगर कोई पहरेदार पहरा देने आए तो उसे लगे कि शिराटोरी तो अभी सो रहा है। तो उसने अगले 15 मिनट के अंदर सभी दरवाजों के ताले खोल दिए और वो जेल से फरार हो गया। लेकिन बस उसकी आज़ादी सिर्फ 3 दिन तक ही रही। पुलिस ने उसे उस समय दोबारा पकड़ लिया जब एक अस्पताल से वो सामान की चोरी कर रहा था। उसे आओमोरी जेल में ही डाल दिया और इस बार उसके ऊपर कत्ल, लूटपाट और जेल से भागने के चार्जेस भी जोड़ दिए गए और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसे आओमोरी जेल से हटाकर अकीता जेल में डाल दिया गया और उस वक्त अकीता जेल आओमोरी जेल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित थी। अकीता जेल में उसके लिए एक स्पेशल सेल बनवाया गया जहां उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। लेकिन शिराटोरी ने एक बार फिर से भागने का प्लान बनाया, क्योंकि उसे लगता था कि उसे जो सज़ा मिली है उसका हकदार वो नहीं है, क्योंकि उसका मानना था कि उसने इस तरह का गुनाह कभी नहीं किया है। इसके अलावा जब अकीता जेल के गार्ड्स को पता चला कि शिराटोरी एक बार पहले भी जेल तोड़कर भाग चुका है, तो उन्होंने उसके लिए जेल में एक स्पेशल सेल बनवाया। अकीता जेल में शिराटोरी को विशेष रूप से भागने वाले कलाकारों के लिए डिजाइन की गई एक सेल में रखा गया था, जिसमें ऊंची ऊंची छतें और एक छोटा सा रोशनदान और चिकनी तांबे की दीवारें थी। दूसरा, उसके पहले वाले जेल ब्रेक को देखते हुए अकीता जेल के गार्ड्स ने उसकी खूब पिटाई की और उससे सभी गार्ड्स खुन्नस रखते थे। और इसके अलावा शिराटोरी को 24 घंटे हथकड़ी लगाकर ठंड के दौरान भी उसे ठंडी फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जाता था।
तभी तारीख आती है 15 जून 1942 की। 15 जून 1942 को आधी रात हो रही थी और गार्ड्स अपना पहरा दे रहे थे। तो एक गार्ड ने शिराटोरी के सेल को बाहर से झांका तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि शिराटोरी सेल से गायब था। इसके बाद दूसरे गार्ड भी वहां पर पहुंचते हैं और जब वो उसके सेल में घुसते हैं तो वहां उन्होंने उसकी हथकड़ी के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर उनकी नज़र ऊपर सेल की छत पर जाती है तो वो देखते हैं कि छत की जो खिड़की है वो वहां से गायब है। उन्हें पूरा मामला समझ आने लगता है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि आखिर शिराटोरी जेल की छत तक कैसे पहुंचा, क्योंकि उसका छत काफी ऊपर था और वहां तक कोई आम इंसान तो पहुंच ही नहीं सकता था। इसके पीछे की जो कहानी थी वो ये थी कि जैसे ही शिराटोरी जेल में पहुंचा तो उसने यहाँ से भागने की तैयारी शुरू कर दी थी और यहाँ से भागने के लिए उसने बहुत पहले ही अपने दिमाग में एक प्लान तैयार करके रखा था। लेकिन उसमें एक खूबी थी कि वो चाहे कितनी ही चिकनी या फिसलने वाली दीवार क्यों ना हो, वो दीवार पर छिपकली की तरह उसमें चढ़ जाता था। सबसे पहले तो उसने वहां पर किसी मेटल के टुकड़े का इंतजाम किया ताकि वो अपनी हथकड़ी को खोल सके। तो उसका प्लान पूरा तैयार हो चुका था, बस अब उसे इंतजार था उस दिन का जिस दिन वो गार्ड्स को चकमा देकर वहां से भाग निकलता। तो जो सही वक्त आया वो थी तारीख 15 जून 1942 की। उसी रात बहुत तेज बारिश के साथ तूफान भी आया हुआ था। इसी बारिश और तूफान की आड़ में वो पहले तो हथकड़ी खोलकर ऊपर जाता है और फिर खिड़की हटाकर छत के जरिए सेल से गायब हो जाता है। जापान की पुलिस उसे चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढ रही थी, मगर उसका कोई पता नहीं चलता। करीबन 3 महीने बीत जाते हैं। 18 सितंबर 1942 की एक रात जब अकीता जेल का हेड गार्ड कोबायाशी अपने घर में ही था, तभी अचानक उसके घर का कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है और जब गार्ड गेट खोलता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने खुद शिराटोरी खड़ा था। शिराटोरी की हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए वो उसे अंदर बुलाता है और उसे खाना वगैरह खिलाता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम तो जेल से भाग गए थे, तो फिर यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हो? तो शिराटोरी बोलता है कि वो कभी भी जेल से नहीं भागना चाहता था। वो वहाँ से इसलिए भागा क्योंकि उसके साथ जेल के गार्ड्स बुरा व्यवहार करते थे और उसको खूब मारते पीटते थे। इसलिए जो जुर्म उसने किया ही नहीं, पहले तो उसे उस जुर्म की सज़ा मिली और उसके बाद भी उसके साथ जेल के गार्ड्स बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन वो ये भी कहता है कि जेल में सिर्फ एक तुम ही थे जो मुझसे अच्छे से पेश आते थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। वो सिर्फ ये कहता है कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन पुलिस के सामने नहीं बल्कि जापान की कोर्ट के सामने, ताकि वो जेल में हो रहे कैदियों के बर्ताव के बारे में बता सके। और उसके थोड़ी देर बाद ही जापान पुलिस गार्ड के घर पहुंचती है और यहाँ से शिराटोरी को गिरफ्तार कर लेती है। जेल से भागने के जुर्म में दोबारा उस पर मुकदमा चलाया जाता है, तो इस जेल ब्रेक के लिए उसकी उम्र कैद में 3 साल की सजा और जोड़ दी जाती है। लेकिन शिराटोरी अपनी गलती कबूल करता है और कहता है कि वो दोबारा जेल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन वो ये भी कहता है कि उसे टोक्यो की जेल में भेजा जाए। उस वक्त जो टोक्यो की जेल थी वो काफ़ी महफूज मानी जाती थी, लेकिन जापान की अदालत शिराटोरी की अपील को ठुकरा देती है और उसके 2 जेल ब्रेक की हिस्ट्री को देखते हुए उसे आबशी जेल में भेज देती है। आबशी जेल का ये इतिहास था कि आज तक कोई भी कैदी उस जेल से नहीं भाग पाया था, क्योंकि उस जेल की सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी और अगर किसी ने भी वहाँ से भागने की कोशिश भी की तो उसे सीधे गोली मारने की ऑर्डर्स थे। उस पूरे इलाके में साल के कई महीनों में बर्फ पड़ती थी, यहाँ तक कि गर्मियों में भी वहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता था। इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर शिराटोरी को खूब मारा पीटा जाता था और उसको वहाँ के गार्ड्स बार बार ये कहते थे कि दम है तो यहाँ से भाग के दिखा। और शिराटोरी के लिए स्पेशल हथकड़ी भी बनवाई गई थी जिसका वजन करीबन 20 किलो था और उसको तोड़ पाना तो शायद किसी इंसान की सोच से भी परे था। खाना खाने के वक्त भी उसकी हथकड़ियों को नहीं खोला जाता था, जिसकी वजह से वो खाना भी ऐसे खाता था जैसे जानवर खाते हैं और उन हथकड़ियों की वजह से उसे सोने में भी बहुत परेशानी होती थी। 2-3 हफ्तों में सिर्फ एक बार उसके नहाने के लिए उन हथकड़ियों को खोला जाता था और उसे खोलने के लिए भी बाहर से 2 स्पेशल कारीगर आते थे
जिन्हें हथकड़ी और बेड़ियों को खोलने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते थे। इसके बाद करीबन 1 साल गुजर चुका था और तारीख 26 अगस्त 1944 के समय पर दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था। इसलिए 26 अगस्त 1944 की रात जापान में व्हाइट टाइम ब्लैकआउट घोषित किया गया था। अगर आप व्हाइट टाइम ब्लैकआउट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जब युद्ध के दौरान दुश्मन देश का प्लेन रात में अटैक करता है तो इसी दौरान घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके उन्हें काले कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि रात के वक्त जरा सी भी रोशनी बाहर ना आए और दुश्मन देश के जहाज को उनका टारगेट ना मिले। तो 26 अगस्त 1944 की रात जब पूरे जापान में व्हाइट टाइम ब्लैकआउट घोषित किया गया था, उसी रात आबशी जेल के गार्ड्स को छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर आते हैं तो वहां पर उन्हें कोई नहीं मिलता है। इसी दौरान जब वो शिराटोरी के जेल में झांकते हैं तो उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जो 20 किलो की हथकड़ी शिराटोरी को पहनाई गई थी वो एक कोने में पड़ी थी और शिराटोरी तीसरी बार जेल तोड़कर भाग चुका था। तो अब सवाल आता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। तो इसकी तैयारी लगभग वो 6 महीने से कर रहा था। दरअसल शिराटोरी को खाने के साथ रोज एक कटोरी सूप दिया जाता था। वो क्या करता था कि डेली सूप में वो थोड़ा सा सूप कटोरी में बचा लेता था और जब गार्ड्स उसे नहीं देख रहे होते थे तो उस बचे हुए मिसो सूप को थोड़ा थोड़ा अपने मुंह में भरता था तो और फिर अपने सेल के दरवाजे पर जो लोहे की खिड़की बनी हुई थी उस पर डालता था और इसके अलावा वो मिसो सूप को अपनी हथकड़ी और बेड़ियों के जोड़ पर भी गिराता था। तो ये काम वो लगभग पिछले 6 महीनों से लगातार कर रहा था, जिसकी वजह से उन हथकड़ियों में जंग लगना शुरू हो गया और 6 महीने बीतने तक वो हथकड़ियां खराब हो गई। तो अगस्त 1944 की तारीख आते आते शिराटोरी के सेल के दरवाजे की खिड़की पर लगे सभी नेट और बोल्ट में जंग लग चुका था और 26 अगस्त 1944 की रात को व्हाइट टाइम ब्लैकआउट की वजह से पूरे जापान में अंधेरा छा चुका था। तो उसका फायदा उठाकर उसने सबसे पहले अपनी पूरी ताकत लगाकर जंग लग चुकी अपनी हथकड़ी और बेड़ियों को तोड़ने में लगा दिया और इसके बाद उसने दरवाजे में लगी खिड़की को बाहर निकाल दिया। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी, वो सेल के सभी खिड़कियों का साइज उसके बॉडी के साइज से छोटा बनाया गया था। इसलिए खिड़की का फ्रेम हटाने के बाद भी इतनी जगह नहीं थी कि उसमें से वो बाहर निकल सके। तो उसमें एक खास बात थी कि वो अपने शरीर की हड्डियों को छोटा बड़ा कर सकता था। तो उसने अपने सारे कपड़े उतारकर अपने शरीर को छोटा किया और फ्रेम के रास्ते वो बाहर निकल गया। इसके बाद वो जेल की छत पर गया और व्हाइट टाइम ब्लैकआउट का फायदा उठाकर अंधेरे में गायब हो गया। तो वो पहला कैदी था जो आबशी जेल को तोड़कर भाग गया था। तो कई महीनों की खोजबीन के बाद जब शिराटोरी कहीं नहीं मिला तो उन्हें यकीन हो गया कि शायद वो मारा जा चुका है या फिर किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर माइनस में जाता था, इसलिए उसका बचना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद कुछ टाइम के बाद सन 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिरा दिया और जापान ने सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने जापान का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और इसके साथ ही जापान की जेलों ने शिराटोरी को भी भुला दिया था। करीबन 2 साल के बाद 1946 के अंत में जापान की एक जगह में एक आदमी को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जब उस कातिल की पहचान सामने आई तो पता चला कि ये तो वही कैदी है जो कि पहले से ही एक उम्र कैद की सजा काट रहा था और उसके ऊपर 3 बार जेल से भागने का इल्जाम भी था। इसके बाद शिराटोरी ने पुलिस को पिछले 2 साल की कहानी सुनाई। तो वो कहानी कुछ यूं थी कि आबशी जेल से भागने के बाद उसे आगे जाकर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक गुफा मिली और उसने उसी गुफा में अपना घर बना लिया और ठंड से बचने के लिए वो आग का सहारा लेता था और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। अगले 2 सालों तक वो इसी तरह से पूरी दुनिया से कटकर अपना वक्त गुजार रहा था। लेकिन एक दिन वो एक किसान के टमाटर चोरी करने गया, लेकिन किसान ने उसको देख लिया। तो उस किसान और शिराटोरी की आपस में झड़प होती है। तो इस झड़प में शिराटोरी किसान पर चाकू से हमला करता है, लेकिन शिराटोरी ने यह कदम अपनी जान बचाने के लिए उठाया। इसमें उसका मकसद किसान को मारना नहीं था, इसलिए जापान की पुलिस ने शिराटोरी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब उसकी पहचान हुई तो पता लगा कि ये तो वही कैदी है जिसको कोई भी जेल पकड़कर नहीं रख सकी।
लेकिन शिराटोरी अदालत में अपील करता है कि उस किसान की मौत हाथापाई में सेल्फ डिफेंस की वजह से हुई है, लेकिन कोर्ट ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तो इस कत्ल के लिए साल 1947 में उसे सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है। तो इस कैरोज जेल में भी शिराटोरी के लिए एक स्पेशल सेल बनाया गया था, जिसकी दीवार और छत पर स्टील का इस्तेमाल किया गया था। तो इस बार जो उसके सेल में खिड़कियां बनाई गई वो शिराटोरी के तरीके से बनाई गई थी, ताकि वो किसी भी तरह से अगर बाहर निकलने की कोशिश करे तब भी वो वहां से निकल ना सके। तो वो जेल में दिन काट रहा था और अपनी फांसी का इंतजार करने लगा था। वो अक्सर अपने सेल के छत को देखता था, जो कि काफी ऊंची थी। तो इस जेल में सुरक्षा के कई इंतजाम किए हुए थे, लेकिन एक गलती थी जो शायद जेल प्रशासन ने की। केस को खुला छोड़ा गया। दरअसल उसके बेड के नीचे एक सुरंग बनी हुई थी, जिसमें से वो एक रात निकल गया था, क्योंकि उसने अपना सारा समय उस सुरंग को खोदने में लगा दिया था। और अभी तक जिस भी जेल में उसे कैद किया जाता था, तो उस जेल से वो भाग जाता था। तो इसके बाद वो 1 साल तक इसी तरह से पुलिस से छुपता रहा, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। लेकिन कुछ समय के बाद एक दिन शिराटोरी एक पार्क के एक बेंच पर बैठा हुआ था। तो वहां पर एक पुलिस वाला आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। बैठे बैठे वो पुलिस ऑफिसर एक सिगरेट का डब्बा निकालता है और सिगरेट पीने लगता है। और इसी बात से शिराटोरी घबरा जाता है। उसके मन में डर बैठ चुका था कि शायद अब पुलिस उसको फिर से गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इतने में वो पुलिस ऑफिसर उसको सिगरेट ऑफर करता है। थोड़ी देर वो उस पुलिस वाले को हैरानी भरी आंखों से देखता है और देखते ही देखते वो भावुक हो जाता है। तो उसने अपनी पूरी कहानी भावुक होकर उस पुलिस वाले को सुनाई और उसने कहा कि मैंने जिस पुलिस ऑफिसर पर विश्वास किया था उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन वो कहता है कि मैंने किसी का खून जानबूझकर नहीं किया, वो किसान सेल्फ डिफेंस में मारा गया। तो इस पुलिस वाले ने शिराटोरी की बातों को गौर से सुना और उसे समझा। तो जब शिराटोरी को अदालत में ले जाया गया तो अदालत ने इस बात पर अमल किया कि जो भी उसने किया वो एक घटना थी, उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। और जब वो जेल से भागा तब भी उसने किसी भी गार्ड को चोट नहीं पहुंचाई थी। तो इसी को देखते हुए अदालत ने उसकी उम्र कैद की सजा को हटाकर जेल से भागने के लिए 20 साल की सजा सुनाई और उसकी बात मानते हुए उसको टोक्यो जेल में भेज दिया गया। वहां पर उसने अपना वक्त अच्छे से गुजारा और वहां के गार्ड उसको टॉर्चर भी नहीं करते थे। तो इसलिए सजा के 14 साल के बाद 1961 में उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसकी सजा को खत्म कर दिया गया और पहली बार वो लीगल तरीके से जेल से बाहर आया। इसके बाद वो अपना समय अपने परिवार और अपनी बेटी के साथ बिताता है और मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है। लेकिन 24 फरवरी 1989 को 71 साल की उम्र में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। लेकिन वो जापान के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर है। कुछ समय के बाद उस पर कई किताबें लिखी गई, जिसकी वजह से वो जापान में हीरो बन चुका था। लेकिन शायद जैसे उसने अपनी जिंदगी बिताई वो वाकई में एक रियल हीरो से कम नहीं था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।